तो दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत में सबसे पहले चैप्टर आपको राष्ट्रीय आय पढ़ना पड़ता है। राष्ट्रीय आय को शुरू कराऊं उससे पहले मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट कराने वाला हूं। इस वाली वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय और साथ ही साथ समष्टि अर्थशास्त्र के विकास, यानी किस तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र का डेवलपमेंट हुआ। तो दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी, पीजीडी इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से पूरी की पूरी वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब के माध्यम से हम आपको समष्टि अर्थशास्त्र का विकास जो है वो करने वाले हैं, और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो भी आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र का विकास। समष्टि अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन करती है। समष्टि अर्थशास्त्र का विकास कई चरणों में हुआ है। सबसे पहले जो विचार था वो था मर्केंटिलिज्म, जिसको हम वाणिज्यवाद भी बोलते हैं। हालांकि वाणिज्यवाद कोई प्रॉपर इकोनॉमिक्स नहीं था, बल्कि ये एक आर्थिक नीति थी जिसका पालन यूरोपियन कंट्री आमतौर पर करती थी। इसके अंदर क्या होता था दोस्तों, कि इसके अंतर्गत जीरो सम गेम मान के चला जाता था, यानी कि एक देश का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना था, और वो मानता था कि संपत्ति लिमिटेड है, सोना लिमिटेड है, चांदी लिमिटेड है, और एक देश का उद्देश्य अधिक से अधिक व्यापार करके उस चांदी और सोने को अपने पास रखना था, ताकि राज्य समृद्धशाली बन सके। और जितनी भी व्यापारिक क्रिया होती थी उनमें राज्य का, यानी कि सरकार का बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल होता था। मर्केंटिलिज्म विचारधारा यूरोप के बहुत सारे देशों में रही और यह शोषण पर आधारित थी। अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने बहुत सारे उपनिवेश बनाए। भारत भी इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है, कॉलोनीज रहा है। तो बच्चों, इस कॉलोनी का बेसिकली पर्पज ये था कि भारत के अंदर जो संपत्ति है, दादा भाई नौरोजी ने भी तो बुक भी लिखी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडिया की जो वेल्थ है वो किस तरीके से अंग्रेज जो है वो ले गए अपने पास में। तो बेसिकली मर्केंटिलिज्म वही थ्योरी है जिसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश पर कब्जा जाके करेगा, और कब्जा करने के लिए वो बोलेगा कि हमारे पास पैसा है, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, और बदले में सारी की सारी संपत्ति वो अपने देश में ले जाएगा, और ये मान के चलेगा कि जिस देश की संपत्ति बड़ी है उसी देश का पास विकास होगा। तो ये मर्केंटिलिज्म थ्योरी है। मर्केंटिलिज्म थ्योरी के साथ साथ एक थ्योरी जो है वो फ्रांस और देशों में डेवलप हुई, जिसको हम बोलते हैं फिजियोक्रेसी, यानी कि प्रकृतिवाद। फिजियोक्रेसी एक तरीके से मुक्त पर आधारित है, यानी कि मुक्त व्यापार पर आधारित है। इसके अंतर्गत ये माना गया था कि सरकार को किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं करना चाहिए। और हालांकि ये जो थ्योरी है ना फिजियोक्रेसी, ये बहुत ही छोटे इलाके में लागू हुई और बहुत छोटे समय के लिए लागू हुई, और इसका ये मानना था कि केवल कृषि पे ही टैक्स लगना चाहिए, कृषि से ही सरप्लस क्रिएट होता है, इसलिए टैक्स कृषि पे लगना चाहिए, और सरकार का काम केवल और केवल और केवल प्रशासन को चलाना होना चाहिए, व्यापारिक क्रियाओं में इसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये तो ट्रेडिशनल विचार थे। फिजियोक्रेसी से प्रभावित होकर ही एक नई थ्योरी डेवलप हुई, जहां से स्टार्टिंग होती है इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसको बोलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स, शास्त्रीय अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरीके से पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, और इनका जो मर्केंटिलिज्म है उसका विरोध करते हैं। मर्केंटिलिज्म कहता है कि एक देश दूसरे देश से व्यापार करेगा तो व्यापार करने में एक को फायदा, दूसरे को नुकसान होगा। लेकिन जब जो मुक्त व्यापार है, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, उनका मानना था कि अगर दो देश आपस में व्यापार करते तो दोनों को ही लाभ होगा। इसीलिए ये विचार जो है वो बहुत लंबे समय तक डेवलप रहा, लगभग 200 साल तक यही विचार चला। इस विचार को एडम स्मिथ, थॉमस माल्थस, डेविड रिकार्डो, जेबीसी, ये सब इनके प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। और इनका एक बेसिक जो फंडा है वो जेबीसी का नियम है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपूर्ति अपनी मांग स्वयं अर्जित कर लेगी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में कभी बेरोजगारी की समस्या आएगी ही नहीं, कभी मंदी की समस्या आएगी ही नहीं, और अर्थव्यवस्था में सरकार अपना हस्तक्षेप ना ही करे, सभी चीजें डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ दे, अर्थव्यवस्था अपने आप में कुशलता को पहुंच जाएगी। बेसिकली ये इन विचार का मानना था। इसके बाद एक नई विचारधारा डेवलप हुई, तो दोस्तों, शास्त्रीय अर्थशास्त्र के बाद और कीनजियन अर्थशास्त्र से पहले एक नई विचारधारा और डेवलप हुई, जिसको हम न्यू क्लासिकल या नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के नाम से जानते हैं। बेसिकली वो मार्जिनलिस्ट थे, यानी कि उनका टारगेट था सीमांत उपयोगिता को अधिकतम करना, जिसकी वजह से जो ये विचार डेवलप हुआ वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में चला जाता है, और जिसके प्रमुख संस्थापक जो हैं वो मार्शल हैं। तो मार्शल ने एक तरीके से आप कह सकते हो कि न्यू क्लासिकल अप्रोच जो अर्थशास्त्र की है वो मार्जिनलिस्ट अप्रोच है, जिसमें व्यक्ति के कल्याण को, व्यक्ति के लाभ को, व्यक्ति के उपभोग को अधिकतम करने की बात की गई है। तो चलिए मैं आगे आपसे कंटिन्यू करता हूं। इन दोनों के बीच में आई थी नव प्रतिष्ठित न्यू क्लासिकल। कीनजियन अर्थशास्त्र
1929 की महामंदी के बाद डेवलप हुआ। 1919 की महामंदी में जो ये विचार था कि भाई सरकार को बाजार प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये पूरी तरीके से फेल हो गया। और जब ये पूरी तरीके से फेल हो गया, यानी कि अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर महामंदी देखी गई, व्यापक स्तर पर बेरोजगारी देखी गई, और से का ये जो विचार था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं अर्जित कर लेती है, एक तरीके से फेल हो गई, जिसकी वजह से एक नए विचार की आवश्यकता हुई। और केन्ज ने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में मंदी का जो कारण है वो है एग्रीगेट डिमांड, यानी कि सामूहिक मांग का कम होना। सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के माध्यम से सामूहिक मांग के स्तर को बढ़ाकर पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर सकती है। और ये विचारधारा जो है वो बताती है कि बेरोजगारी जो है वो सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा मांग को बढ़ाकर आसानी से पूरी की जा सकती है। केन्ज के विचार ने एक क्रांतिकारी विचार था, और केन्ज के विचारों के जो फॉलोअर हैं उनको बोलते हैं केन्जवाद, केन्जियन इकोनॉमिस्ट। केन्ज तो केन्ज है, केन्ज के बाद जो नई विचारधारा आई वो है केन्जियन इकोनॉमिस्ट की। और ये विकास, ये स्वर्ण युग है, क्योंकि इस युग में 1940 से लेकर 1970 के बीच का ये दौर रहा। इस बीच में सरकारों द्वारा व्यापक स्तर पर आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप किया गया, और अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से विकास सभी अर्थव्यवस्थाओं ने किया। यानी कि सरकार आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये विचारधारा केन्ज के विचारों का पालन करती है, और सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से आर्थिक विकास और पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने की बात इसमें करती है, और इसमें काफी हद तक सफलता रही। इस नीति के तहत सरकारें सक्रिय रूप से बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और बाजार चक्रों के उच्चावचनों को रोक सकती हैं। यानी कि सबसे पहले हमारा आया, जैसा कि मैंने आपको बताया, वाणिज्यवाद, उसके बाद प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के विचारों को हम बोलते हैं जो मुक्त व्यापार व्यवस्था, यानी कि पूंजीवाद। इसके अलावा क्लासिकल परंपरावादी अर्थशास्त्र। परंपरावादी के बाद आए नव परंपरावादी, नव परंपरावादी बाद आए केन्जियन अर्थशास्त्री। केन्ज के बाद केन्ज आया, केन्ज के बाद केन्जियन अर्थशास्त्री। और केन्ज के जो ये विचार है ये 1970 के दशक में आके टूटने लगे, जहां पर सबसे पहले जो मिल्टन फ्रीडमैन है उन्होंने बताया कि भाई अगर आप मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हो तो अर्थव्यवस्था को, रोजगार और आय के स्तर को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन ये केवल अल्पकाल में रहेगा, दीर्घकाल में नहीं रहेगा। इसके बाद लुकास आए। लुकास ने कहा कि अगर आप मुद्रा की पूर्ति बढ़ाते हो तो क्योंकि व्यक्ति रैशनल है तो अल्पकाल में भी जीडीपी और रोजगार के स्तर को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसका मानना था कि सरकार को पूरी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से इसको न्यू क्लासिकल किया गया। न्यू क्लासिकल क्यों कहा गया बच्चों? क्योंकि न्यू क्लासिकल बेसिकली क्लासिकल विचारधारा के बेस पर ही आधारित है। क्लासिकल विचारधारा कहती थी मुक्त बाजार होना चाहिए, ये भी कहती है मुक्त बाजार होना चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये भी कहती है सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन ये विचारधारा कहती है कि मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर आप अल्पकाल में तो ये सबको बढ़ा सकते हो, जीडीपी के लेवल को, रोजगार के लेवल को बढ़ा सकते हो, लेकिन दीर्घकाल में इसको प्रभावित करना पॉसिबल नहीं है। न्यू क्लासिकल के बाद एक विचार आया न्यू केन्जियन, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुक्त बाजार की बात भी देखी गई कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी विद्यमान है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की विचारधारा के विपरीत देखा गया कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था में मंदी है, जिसकी वजह से न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स आए। उन्होंने बताया कि आखिरकार बेरोजगारी होती क्यों है, जिसमें आप कह सकते हो चिपचिपी मजदूरी दृढ़ता प्रणाली है। इसके अलावा कई सारे न्यू केन्जियन विचार हैं जो कि हमने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। इसके अलावा न्यू केन्जियन विचारधारा बेसिकली इस बात पर आधारित है कि नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र यह तर्क दिया कि बाजार खुद संतुलन कर लेगा, लेकिन केन्जियन अर्थशास्त्री का मानना था कि कीमत तथा मजदूरी में चिपचिपाहट के कारण अनैच्छिक बेरोजगारी होती है, और इस अनैच्छिक बेरोजगारी को दूर करने के लिए, मतलब किसके कारण, कीमत और मजदूरी दर में स्टिकनेस, चिपचिपा मतलब स्टिकनेस, कि कीमतें बहुत नीचे नहीं गिरती, मजदूरी बहुत नीचे नहीं गिरती, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है, और कीमत स्टिकनेस की वजह से, वेज स्टिकनेस की वजह से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी रहती है, इसलिए सरकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अब 2000 का दौर आया। इस दौर के बाद वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक न्यू मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नई विचारधारा अपना हुई। इस विचारधारा का मानना था कि क्योंकि इसके अंतर्गत सरकार की आवश्यकता भी है और सरकार मुक्त बाजार भी अपना, यानी कि एक तरीके से ये क्लासिकल और केन्जियन विचारों का नए अप्रोच है जो कि चल रहा है। मतलब अभी क्या हो रहा है, नई जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें केन्जियन और क्लासिकल दोनों का कंबाइंड पैकेज करके हम पूरा यूज कर रहे हैं।
इसके अंतर्गत क्या हुआ, सरकारी जैसे 2007-8 में आपको पता है डीप डिप्रेशन आया था, तो सरकारी हस्तक्षेप और वित्तीय विनियमन की आवश्यकता महसूस हुई। इसके अलावा बेसिकली अब थ्योरी ये है कि भाई सरकार को बाजार क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कभी कोई उच्चावचन आ जाए, अगर कोई मतलब आमतौर पर बाजार क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां देश की अर्थव्यवस्था के लिए खराब है, तो वहां सरकार इफेक्टिव रूप से अपना रोल प्ले कर सकती है। इस तरीके का विचार अब ये मान के चल रहा है, यानी कि सरकार के द्वारा बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन, इन सब के बारे में बात करनी चाहिए, समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों भविष्य की बात करें तो अब देखिए नई विचारधारा पैदा हो रही है, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या आप कह सकते हो ग्रीन इकोनॉमिक्स। बेसिकली अब जो इकोनॉमिक्स के जो नए विचार बनेंगे वो इस बात पर ध्यान में रख के बनेंगे कि आखिरकार जो भी आप क्रिया कर रहे हो उससे भविष्य की आने वाली भविष्य की पीढ़ियों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, यानी कि देश के सतत विकास में इसका रोल क्या रहने वाला है। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। इस तरीके से दोस्तों इसका पूरा का पूरा विकास हुआ। एक बार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो सबसे पहले हमारे जो सबसे पहला जो विचार आया है वो आया है हमारा, कहते हैं वाणिज्यवाद, जिसको हम मार्केटलिज्म बोलते हैं। इसके बाद आया है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के बाद एक नई विचारधारा पैदा हुई जिसको हम बोलते हैं परंपरावादी विचारधारा। इसके अलावा केंजियन अर्थशास्त्र आया है, नहीं इसके बाद आया है हमारा नव परंपरावादी, न्यू क्लासिकल, जिससे कि पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद आया है हमारा केंजियन अर्थशास्त्री। उसके बाद केंजियन विचारक आए, यानी कि जो केंज के विचार फॉलोअर रहे। इसके बाद आया है हमारा कह सकते हो नवीन परंपरावादी अर्थशास्त्र। नव परंपरावादी अर्थशास्त्र के बाद आया नवीन केंजियन। नवीन केंजियन के बाद जो डेवलप हुआ है वो है हमारा आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र। तो दोस्तों इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा डेवलप हुआ। अगर देखिए अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूजीसी नेट की तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो हायर लेवल पर है, तो आपको ये सारे के सारे विचार पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि इन दोनों की इतनी आवश्यकता आपके लिए नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे विचार आप पढ़ते हो या इस कंसेप्ट को समझते हो तो आपको माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, पब्लिक फाइनेंस, तमाम चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो अर्थशास्त्री अपने व्यू दे रहा है, कोई भी इकोनॉमिस्ट अपने व्यू दे रहा है, वो किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है। जैसे लुकास की बात करें तो लुकास किस विचारधारा में आएगा। अगर आप एक बार ये समझ लिए कि लुकास का जो विचार है वो आएगा, आप कह सकते हो एक तरीके से नवीन परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में, तो आप उसके व्यू को समझ लोगे। और क्योंकि आपको परंपरावादियों के व्यू पता है तो उसके विचार में, उसके माइंड में क्या चल रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये वाली वीडियो ढंग से समझते हैं तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के मुश्किल से मुश्किल कंसेप्ट को भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।